नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और विधायक प्रीतम सिंह की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के लिए कभी कोई योगदान नहीं दिया और यह बीजेपी का आंतरिक विषय है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वह पहले अपने संगठन के अंदरूनी विवादों को सुलझाए। वह आपको बता दें कि नवीन ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं और अब इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। इस बीच राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज होते जा रहे हैं। जिस पार्टी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया था, पहली बात उस पार्टी को कोई हक नहीं है। ये हमारा परिवार का मामला है। जिसने भी गड़बड़ की है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जो गलती करेगा वो भुगतेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होती तो सब जो है आपस में मिल मिलाकर निपटा दिया गया होता। SIT गठित कर दी गई है, उसने अपनी जो है जांच प्रारंभ कर दी है। बड़े अधिकारियों तक से पूछताछ लगातार हो रही है। जो आरोपी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कांग्रेस अपना जो है ख्याल रखे। हाँ, इतना ठीक है कि कम इस बहाने से ही कांग्रेस को राम याद तो आए। अब वो राम राम तो करने लगे। डोईवाला तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लगातार रद्द होने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने SDM के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल समेत कई नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में पूरी तरह विफल रही है, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी की है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कांग्रेस ने परिवर्तन संकल्प सम्मेलन अभियान की शुरुआत हल्द्वानी से की है। अभियान के तहत 7 जुलाई तक पार्टी प्रदेश के सभी 13 जिलों में जाकर जनता से संवाद करेगी और राज्य सरकार की नीतियों को मुद्दा बनाते हुए समर्थन जुटाएगी। वहीं आपको बता दें कि राजापुरा में आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक सुमित हृदयस ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जन सरोकार की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। नेताओं ने कहा कि पार्टी जनता की समस्याएं सुनकर उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगी। कांग्रेस का दावा है कि यह अभियान 2027 विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने इसे केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता से सीधा संवाद स्थापित कर प्रदेश में बदलाव का संदेश घर घर पहुंचाने का अभियान बताया। उत्साह देखने को मिल रहा, पब्लिक उमड़ रही है और लोग सुन रहे हैं बातों को, तो उससे ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि परिवर्तन करें। भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी ना करे बिहार की तरह, महाराष्ट्र की तरह, तो निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या क्या नहीं कर रहे हैं, भर्ती घोटाले, पेपर लीक, अंकिता भंडारी, संतरेसा, सल्ट, चमोली, उत्तरकाशी की 4 वो बहनें, बलात्कार जहाँ हो रहे हैं बीजेपी का नेता, हत्या हो रही है बीजेपी का कार्यकर्ता, भर्ती घोटाले हो रहे हाकम सिंह बीजेपी का जिला पंचायत। आखिर किस किस पाप को छिपाएंगे? केवल और केवल हिंदू और मुसलमान का नैरेटिव पैदा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, जो लोग अब समझ चुके हैं। लेकिन एक दुख मुझे है कि पूरे देश को इन्होंने नफरत में धकेल दिया। जिस तरीके से जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, कहीं सिखों के और पहाड़ियों के, कहीं पंडितों में बड़ी धोती छोटी धोती के, कहीं झगड़े जो हो रहे हैं वो दूसरे किस्म के हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास पैदा करके देश को गर्त में डालने का काम किया है। हजारों की तादाद में महिलाएं आई थी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें निकल कर आई थी, और वो अगर आशीर्वाद देने कहीं निकल जाएंगी तो आप समझ ही लीजिए गरीब आदमी परेशान हो चुका है इस प्रदेश में। और विशेषतः गरीब जनता जो हल्द्वानी की है,
85% ऐसी आबादी है जो नजूल पे वास करती है, उनके मकानों पे लगातार लाल निशान लगा दी, रातों की नींद हराम कर दी, कभी उनका मकान तोड़ने की बात होती, कभी विस्थापित करने की बात होती। और इसके बीच में इस क्षेत्र में राजपुरा विशेष की मैं बात करूँ, स्मैक का जो प्रचलन है पूरे शहर में बहुत ही चिंतनीय विषय है, और कैसे हमारी जो पीढ़ी है इस पीढ़ी को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है। तो उनके संरक्षण के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, गरीब के अधिकारों के लिए आवाज़ यहाँ पे उठाई है। और मेरा विश्वास है ये ऐतिहासिक बैठक जो हुई है इससे परिवर्तन का संकल्प भी लिया गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की परिवर्तन संकल्प यात्रा आज पुरोला पहुंची, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के अभियान को समर्थन दिया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा का उद्देश्य प्रदेश भर में जनता से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को उठाना और राज्य में बदलाव का संदेश पहुंचाना है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के एक परिवार से एक टिकट बयान को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है और पार्टी में फैसले भी परिवार की सहमति के बिना नहीं होते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की आलोचना के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला, लेकिन संगठन में स्थिति नहीं बदली। हनी पाठक ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या पर सवाल उठाते हुए पूछा कि बार बार एक परिवार एक टिकट की बात क्यों की जा रही है और क्या कांग्रेस के पास जमीनी कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे यह भी कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रही है। पाठक ने यह भी बताया कि पार्टी के बचे खुचे कार्यकर्ताओं की स्थिति पर भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए। गणेश गोदियाल को मीटिंग से बाहर नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एकदम सही कहती है कि परिवारवाद कांग्रेस में इस कदर घुसा हुआ है कि आज तक इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक जो भी बने हैं वो सिर्फ एक कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं। बहुत ज्यादा हमारे कटाक्ष करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने चेंज किया और वो भी एक पपेट मात्र रह के चले गए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर वो कुछ भी बिना परिवार की अनुमति के नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो यशपाल आर्या जी कह रहे हैं, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, बार बार आप लोग एक परिवार एक टिकट क्यों कह रहे हैं? क्या आपके कार्यकर्ता नहीं रह गए? आप कार्यकर्ताओं को परिवार से भिन्न मानते हैं? तो पहले आप उनके बारे में भी तो सोचने का थोड़ा सा कष्ट करिए। और मैं बहुत ज्यादा संवेदनाएं रखती हूँ इनके इक्का दुक्का जो कार्यकर्ता रह गए उनके ऊपर, कि इनके बारे में आखिर इनकी कांग्रेस पार्टी कब सोचेगी, वो दिन इनका कब आएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के खटीमा में लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने विद्युत विभाग कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी और अन्य जन समस्याओं को लेकर सरकार और विभाग के खिलाफ नाराजगी भी जताई। प्रदर्शन के दौरान विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने क्षेत्र में हो रही लगातार बिजली कटौती पर सवाल उठाते हुए कहा कि भीषण गर्मी में जनता परेशान है। उन्होंने अवैध खनन के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। वहीं आपको बता दें कि महिला कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी देवी ने भी लंबे समय तक बिजली बाधित रहने पर चिंता जताई। वहीं विद्युत विभाग के एसडीओ आलोक सचान ने बताया कि पावर प्लांट ओवरलोड होने से समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि 132 केवी खटीमा सब स्टेशन को जल्द चालू करने का प्रयास जारी है और एक सप्ताह में राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। लगातार दिन रात बिजली कटौती हो रही है। लगातार बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। सरकार जबरन गरीबों को घर जाकर, जो कि नियम विरुद्ध है, स्मार्ट मीटर लगा रही है। बिजली के बिल 4 गुने आ रहे हैं और बिजली नहीं आ रही है। और जैसे जैसे बिजली कटौती हो रही है वैसे वैसे पानी की समस्या भी बढ़ रही है। छात्र जो है एग्जाम निकलने उसकी तैयारी कर रहा है, तो इतनी भीषण गर्मी में बिजली न होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है।
चारों ओर रुपाई लग रही है। धान की फसल का समय है, किसानों को बिजली न होने के कारण इतनी गर्मी में लोगों का एकड़ों हिसाब से धान खराब हो गया है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, उद्योग लगातार बंद होते जा रहे हैं और सरकार बिजली की कीमत बढ़ाती जा रही है। ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले इस उत्तराखंड में उत्तराखंड वासी बिजली के लिए त्रस्त हो गया है। उसके खिलाफ आज बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ, बिजली की लो वोल्टेज के खिलाफ, बढ़ते बिल जो कि विभाग में आकर अगर कोई गरीब आदमी आ रहा है तो सही भी नहीं हो रहे, 4 गुना बिल आ रहा है, 28 दिन में बिल आ जा रहा है। जो 6 महीने का मीटर चार्ज था उसे 13 महीने सरकार ने कर दिया है। लगातार गरीब आदमी का खून चूसती जा रही है। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। अभी केवल बिजली कटौती खटीमा क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य में ही हो रही है। अभी गर्मी की मतलब भीषण गर्मी की वजह से पूरे प्रदेश में आज तक का पीक रिकॉर्ड हुआ है। पीक डिमांड गई है 1350 मेगावाट। उस वजह से सब जगह कहना ओवरलोडिंग हो रही है। बाकी लोग एसी चला रहे हैं एकदम, और उस वजह से कहना थोड़ा दिक्कत हो रही है। और बाकी लोहेड भी हमारा 132 जो है उसकी वो भी ओवरलोड चल रहा है। उसके लिए हम अपना जो नया 132 kV सबस्टेशन खटीमा है उसे हम चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उम्मीद है कि एक हफ्ते में हम चालू कर लेंगे उसे, जिससे क्या नाम ये जो लोकल कटौती है उससे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। आगामी 2 जुलाई को राज्य के सभी 13 जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा ताकि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा जा सके। इस मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए आज आपदा प्रबंधन विभाग में टेबल टॉक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। देखिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा की एक खास रिपोर्ट। आपको याद होगा कि 9 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानसून की तैयारियों की बैठक लिया था, उसमें यह निर्देश दिया था कि आप मॉक ड्रिल कराइए सभी जनपदों के साथ में। उसी के अनुपालन में हम लोग आज टेबल टॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2 जुलाई को हमारी मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। यह मॉक ड्रिल सभी 13 जनपदों में की जा रही है। किसी जनपद में 4 स्थान हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 स्थान हैं। कुल 66 प्लेसेस पे हम लोग मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों के बारे में बैठक की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि हमने इस बार उन प्लेसेस को चुना है जहां पर आमतौर पे मॉक ड्रिल नहीं होती थी। बार बार जहां मॉक ड्रिल होती थी उसको हटा दिया है हमने, ताकि उन नए स्थान पे जो अधिकारी हैं उनको भी ज्ञात रहे। मॉक ड्रिल में हमने ये भी प्रयास किया है कि जो ऑब्जर्वर हमारे हैं वो DOC में रहेंगे, एक ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर। उसके साथ में जहाँ पे घटनास्थल है वहाँ एक ऑब्जर्वर रहेंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के, आर्मी के, CAPF के, SSB आदि के लोग रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि जनपद अपनी एक प्रेजेंटेशन देंगे कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से मॉक ड्रिल का उनकी तैयारी है, उसको देखेंगे। और एक्चुअल में मॉक ड्रिल हमारी 2 तारीख को होगी। उसमें फिर हम अलग अलग प्लेसेस में खास जो हमारे रैंडम आधार पे हम जनपदों से बात करेंगे, देखेंगे क्या तैयारियाँ उनकी हैं और जो कमियाँ पाई जाएंगी उसके बारे में उनको बताया जाएगा, ताकि एक्चुअल में अगर कभी आपदा की स्थिति बनती है तो हम बेहतरीन तरीके से काम कर पाएँ। उत्तराखंड में हमेशा ही मानसून सीजन दुखदायी होता है और इस दुख के कारण में कह सकते हैं कि जनता को परेशानी ना हो, इसलिए जो राहत बचाव एजेंसियां वो लगातार अपने आप को अपडेट करने का काम यहाँ पर कर रही है। उनके जो उपकरण हैं वो जनता को बचाने वाले उपकरण हैं कि अगर कहीं पर भी कोई आपदा की घटना होती है, कहीं पर भी कोई आपदा आती है तो फिर कैसे जनता का रेस्क्यू यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे उन सब चीज़ों से निपटा जा सकता है उस आपदा की घड़ी से। उन सब चीज़ों को लेकर लगातार आपदा प्रबंधन विभाग और ऐसी जो बचाव एजेंसियाँ हैं, राहत बचाव एजेंसियाँ हैं, वो लगातार अपना फीडबैक यहाँ पर कर रही है, अपने काम यहाँ पर कर रही है, अपना आप अपडेट करने का काम कर रही है, जनता को भी अवेयरनेस करने का काम यहाँ पर कर रही है। ये ऐसे उपकरण हैं जब जिनकी तरफ से जो आपदा के समय काम आते हैं, किस प्रकार से रास्ते खोले जा सकता है, जो बड़े बोल्डर्स हैं उनको हटाया जा सकता है, पेड़ अगर गिरे हैं तो उनको काट कर काम किया जा सकता है, किसी बिल्डिंग में अगर आग लगती है तो फिर फायर ब्रिगेड के जरिए किया जा सकता है। लगातार कोशिश यही है कि इन सब चीज़ों के माध्यम से जनता को भी अवेयरनेस किया जा सके और अगर आपदा की कोई घड़ी आती है तो उस आपदा की घड़ी में राहत और बचाव कामों को और तेज गति से यहाँ पर किया जा सके। SDRF,
एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की तरफ से जो लगातार कोशिशें होती है वो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए यहाँ पर होती है। और जो प्रयास है उन प्रयासों में भी ये कहा जा सकता है कि कोशिश हमेशा इम्प्लीमेंट होती है और इसीलिए लगातार उन सब दिशाओं में काम करने का काम यहाँ पर हो रहा है। उत्तराखंड सरकार भी लगातार यही प्रयास यहाँ पर कर रही है कि राज्य की जनता को एक मैसेज देने का काम यहाँ पर किया जा सके, जनता को खुद अवेयरनेस यहाँ पर की जा सके कि अगर आपदा आती है तो उन आपदाओं से कैसे निपटा जा सकता है, उनको भी ट्रेनिंग करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आपदा प्रबंधन विभाग भी इस दिशा में लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है ताकि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड में कोई भी आपदा की ऐसी घड़ी अगर आए तो उसको सकुशल तरीके से यहाँ पर निपटाया जा सके, कम समय में राहत बचाव का काम यहाँ पर तेज गति से किया जा सके और जनता उन सब चीज़ों से जान सके। और जनता को अगर कोई इफेक्ट हो रहा है तो फिर जनता को भी बचाने का काम यहाँ पर किया जा सके। लगातार प्रयास जो हो रहे हैं उस प्रयासों का असर यही है कि उत्तराखंड में जो पहले राहत बचाव के जो काम होते थे उन कामों में कहा जा सकता था कि पहले लोगों 20 मिनट का टाइम लगता था, 18 से 20 मिनट का, वो अब घट कर ये कह सकते हैं कि 10 से 12 मिनट का टाइम यहाँ पर रह गया है। ये वो कोशिश है कि जिस प्रकार से तैयारी यहाँ पर चल रही है, जो आपदा प्रबंधन विभाग जो अपनी तैयारियां यहाँ पर कर रहा है, उन तैयारियों में लगातार ये कोशिश करने का काम हो रहा है कि जो राहत बचाव का जो टाइम है वो कम से कम यहाँ पर हो सके। कोशिश ये की जा सके कि जो प्रयास यहाँ पर हो रहा है उससे जनता लाभान्वित हो सके और खासतौर पर जो आपदा की घड़ी है उस आपदा की घड़ी में राहत बचाव के कामों को और तेज गति से यहाँ पर किया जा सके। और ये कह सकते हैं कि इस बार भी उत्तराखंड में ये जब मानसून सीजन आने की तैयारी हो चुकी है, बहुत कम समय यहाँ पर बचा है, लगातार बारिश होगी तो फिर उत्तराखंड में जो आपदा की जो घड़ियाँ आती है उन घड़ियों में चीज़ों में संयमता के साथ सभी विभाग आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम यहाँ पर बेहतर तरीके से कर सके, राहत और बचाव के कामों से जनता लाभान्वित हो सके। और जनता से ये समझा जा सकता है कि जनता की जो मुश्किलें हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी और दुर्गम जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अगर आपदा आती तो उस आपदा से कैसे निपटा जा सकता है, उससे निपटने की तैयारियां इस बार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पहले से यहाँ पर कर ली गई ताकि समय रहते हुए पूरी तैयारी यहाँ पर हो सके और जनता को उन सब चीज़ों का लाभ यहाँ पर मिल सके। और अब देखना यही होगा कि विभाग की तरफ से जो तैयारी यहाँ पर की गई है, जो चीज़ें समझी जा रही है, उन चीज़ों से किस प्रकार से राहत मिल पाती है और कैसे इस आपदा की घड़ी से निपटा जा सकता है। कैमरामैन मुतनाल साहब, अभय केंतुरा, इंडिया वाइड, देहरादून। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में पौड़ी गढ़वाल कमिश्नर के निर्देशों के बाद नीलकंठ कांवड़ मेले की तैयारियां तेज कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर पौड़ी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर ने मेला क्षेत्र का धरातलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर, जिला पंचायत बैरियर, पार्किंग, कोठार बाईपास मार्ग और पार्वती माता मंदिर पार्किंग, झिलमिल गुफा क्षेत्र और तोली मंदिर गेट से मंदिर तक के पैदल मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग बैरियर और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए बैरक और नवनिर्मित पुलिस चौकी भवन का भी निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि एएसपी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे और भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन प्रबंधन के लिए पूरी मुस्तैदी से काम किया जाए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रानीखेत से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में गीता भवन और दत्तात्रेय मंदिर परिसर में 11 दिवसीय विष्णु महायज्ञ और भागवत गीता कथा ज्ञान यज्ञ का समापन श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ। 19 से 29 जून तक चले इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने हवन, पूजन और आरती के बाद विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के आचार्य राजेंद्र प्रसाद शास्त्री रहे। वहीं आयोजन गोवर्धन गिरी महाराज पीठाधीश्वर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बोलिए बिनसर महादेव की जय। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता सब संसार। ये भंडारा नहीं है, ये महाराज जी की कृपा है। जो भंडारा पा रहे हैं वो उनके भक्त हैं और जो भंडारा चल रहा है वो महाराज जी की कृपा के बगैर यहाँ कुछ नहीं हुआ। 1958 में महाराज जी ने ये सब यहाँ पर जो है इस मंदिर का जो है शुरुआत की थी, तब से निर्वत ये जो है भंडारा यहाँ चल रहा है। बिनसर महादेव जी का जो स्थल है, ये देवभूमि, इस पौराणिक, ये कोई नया
स्थल नहीं है, बहुत पौराणिक स्थल है। हम बचपन में भी यहाँ आया करते थे और मोहनगिरी जी महाराज जी जिन्होंने इसकी स्थापना की, यहाँ के जो 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 धर्म से वो रखते हैं उनके सहयोग से इसका उन्होंने निर्माण किया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मानसून सीजन को देखते हुए गढ़वाल मंडल में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आयुक्त आनंद स्वरूप के निर्देशन में सभी जिला अधिकारियों को एक्शन मोड में रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रशासन ने तय किया है कि 2 जुलाई को सभी जनपदों में मॉक ड्रिल कर आपदा प्रबंधन तैयारियों की जांच की जाएगी। वहीं पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्वास्थ्य एवं पेयजल और लोक निर्माण विभाग को अलर्ट मोड में रखा गया है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन संभावित क्षेत्र और संवेदनशील स्थानों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। आगामी मानसून के लिए हम लोगों ने सारे जनपदों के साथ मीटिंग करके और उन्हें जितने भी जो संबंधित विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको निर्देशित किया हुआ है। और इस समय आप जानते हैं चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो आपदा अगर कोई स्थिति बनती है तो वो अत्यंत संवेदनशीलता होगी। और इस संबंध में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग से भी रिक्वेस्ट किया था, तो वो एक मॉक ड्रिल 2 तारीख को आयोजित कर रहे हैं मानसून के संबंध में। तो उसमें जो भी घटनाएं प्रदर्शित की जाएंगी, जो अक्सर घटती हैं, उसके अनुसार सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे और एक अभ्यास करेंगे, जिससे अगर भविष्य में कोई आपदा आती है तो उसको सही तरीके से उससे निपटा जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में हरेला महोत्सव को इस बार हरित क्रांति के महाअभियान के रूप में मनाया जाएगा। 16 जुलाई को जिले भर में एक ही दिन में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि हरित हरिद्वार मिशन के तहत 5 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उनका संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। इस बार प्रत्येक पौधे की मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग और निगरानी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अभियान में सरकारी विभागों के साथ विद्यालय, समाज, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक भी भाग लेंगे। हर वर्ष की तरह एक पारंपरिक जो हमारा महोत्सव है हरेला महोत्सव, इस पर जो है 16 जुलाई को प्रदेश भर में मनाया जाना है। इसी क्रम में आज जो है शासन द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज जिला स्तर पर एक बैठक की गई, जिसमें समस्त विभागों को बुलाया गया और आने वाली जो रूपरेखा है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसके संबंध में एक विचार विमर्श और चर्चा की गई। समस्त विभागों को जो है टारगेट दिए गए हैं हरेला के संबंध में, वृक्षारोपण के। और इसी क्रम में जो आने वाले 15 दिन है, इसमें साइट्स का चयन, स्पीसीज का चयन, प्रजाति का चयन, गड्ढे खुदान और उसकी निरंतर निगरानी और पौध लगाने के बाद कैसी इसकी सफलता सुनिश्चित किया जाए, इस संबंध में जो है दिशा निर्देश दिए गए। और साथ ही में जो है एक हरित हरिद्वार जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है आने वाले कुंभ मेला के दृष्टिगत, उसके संबंध में भी चर्चा की गई और उसमें जो टारगेट्स दिए गए हैं वो भी समस्त विभागों को बताए, अवगत करा दिए गए। और एक ऐप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेवलप किया गया है हरित हरिद्वार, जो समस्त पौधे लगाए जाएंगे उसकी ट्रैकिंग करने, उसकी सफलता सुनिश्चित करने, उसकी सिंचाई सुनिश्चित करने हेतु उसके संबंध में भी समस्त विभागों को निर्देशित किया गया और उसमें अपनी जो भी प्लांटेशन की गतिविधि है अपलोड करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।